यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसकी तीनों वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब आपके सेकेंड यूनिट शिक्षण और अधिगम संसाधन आपको मैं ये पढ़ूँगी। और इसमें आपको आपकी फैकल्टी जो है सब्जेक्ट की वो आप ही को सेशनल वो ही देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको बना कर लेकर आना है। मैं कॉमन क्लासों में सेकेंड यूनिट आपकी अधिगम और संसाधन ये चीज़ चल रही है। विद्यालय का जीवन एक पुस्तकालय है। इसमें पुस्तकालय का मेन अधिगम संसाधन, आप शिक्षण क्रिया जो करते हैं वो उसमें आपको अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपकी पुस्तक आती है। इसके पहले फर्स्ट यूनिट जो आपने पढ़ी थी वो पुस्तकालय, पाठ्यचर्या, पुस्तकें, उनके बारे में आपने पढ़ा था। अब सेकेंड यूनिट आप में इसमें है पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। शिक्षालय का जीवन पुस्तकालय है। छात्र यहाँ बैठकर क्या करता है, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें पढ़ता है। इससे उसका मानसिक विकास भी होता है। पुस्तकालय शिक्षण कार्य ही नहीं कराता वरन वह छात्रों को पुस्तकों का उचित उपयोग करना, स्व अध्ययन करना तथा ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना भी सिखाता है। पुस्तकालय सामूहिक शिक्षण के दोषों को भी दूर करता है। वर्तमान समय में इस बात पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता है कि साधारण पुस्तकालय के स्थान पर विभिन्न विषयों से संबंध रखने वाली पुस्तकों का विभिन्न कक्षाओं में ही संकलन किया जाए। अतः जैसे नागरिक शास्त्र का एक अलग पुस्तकालय होना चाहिए जिससे छात्रों में स्वतंत्र रूप से नागरिक शास्त्र संबंधी साहित्य पढ़ने की प्रकृति का उनकी प्रवृत्ति उनमें विकसित हो सके। यहाँ से सहायक पुस्तकें लेकर पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है और विषय से संबंधित पुस्तकों को कक्ष में रखने के स्थान पर उनके लिए एक अलग कक्ष भी होना चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आपकी फैकल्टी उसमें अलग अलग अध्ययन करवाएगी। इसमें जैसे नागरिक शास्त्र पुस्तकालय को दो भागों में विभाजित करना चाहिए, जैसे एक अध्यापक के लिए और दूसरा छात्रों के लिए। शिक्षक के पुस्तकालय में उन सभी रचनाओं का संग्रह होना चाहिए जिनका अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक हो। इसमें प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो। कुछ पुस्तकें नागरिक शास्त्र पर भी होनी चाहिए। छात्रों के पुस्तकालय में उनकी अवस्थाएं, रुचि और योग्यता के अनुसार भी पुस्तकें होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सहायक पुस्तकें भी होनी चाहिए। पुस्तकें प्रादेशिक तथा मातृभाषा में लिखी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ सके। शिक्षण में विभिन्न पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग को निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे कवि गोष्ठी, निबंध और कहानी लेखन। उसी तरह जैसे हिंदी में भी ये चीज़ें सम्मिलित होती है और दूसरे विषय में भी आपके इसमें सम्मिलित होती है। इन क्रियाओं का मूल उद्देश्य छात्रों में साहित्यिक अभिव्यक्ति, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध उत्पन्न करना है। किसी साहित्यिक अभिरुचि के अध्यापक को देखरेख में इन क्रियाओं का आयोजन किया जाए तथा समय समय पर कवि गोष्ठी, निबंध, कहानी प्रतियोगिता ये सब भी करवाई जाए, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। सेकेंड है पत्रिका या विद्यालय प्रकाशन। विद्यालय प्रकाशन भी अन्य क्रियाओं के समान शिक्षा का अनुभव साधन है। आजकल प्रत्येक विद्यालय किसी न किसी रूप में अपनी पत्रिका प्रकाशित करता है। विद्यालय पत्रिका निकलने से छात्रों को अनेक लाभ होते हैं। यह छात्रों की अभिव्यक्ति और का श्रेष्ठतम माध्यम है और इसके द्वारा उन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर भी मिलता है। छात्रों को लेखन कला में प्रवीण करने का यह सर्वोत्तम साधन है। जैसे प्रधानाध्यापक अपने लेख द्वारा विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का ज्ञान छात्रों, प्रबंध समिति के सदस्यों तथा समाज के सदस्यों को करा सकता है। अध्यापक और छात्र भी अपने विचारों को पत्रिका में प्रदर्शित कर सकते हैं। थर्ड है जैसे संदर्भ पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकों को जानकारी का भंडार कहते हैं।
यह पाठ्यपुस्तक की सामग्री की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए उपयोग में की जाती है। फिर है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तकों के बारे में फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था और उसमें आपको सारी उनकी चर्चा की गई थी। पाठ्यपुस्तक के प्रयोग के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का यथासंभव कम से कम उपयोग करना चाहिए और इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि पाठ्यपुस्तक का ज्ञान को मितव्ययी ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह छात्रों तथा अध्यापकों का समय भी बचाती है और यह कम समय में लाखों छात्रों के हृदय को प्रभावित करती है। पाठ्यपुस्तकों के चयन के विषय में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तक आकर्षक और शुद्ध छपी हो, उसकी भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो तथा प्राथमिक स्तर पर उसमें पर्याप्त चित्रों का प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट आपका इसका हेडिंग है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग। पत्र पत्रिका भी आपके इसमें सम्मिलित होती है। पुस्तकालय के माध्यम से दैनिक पत्र, मासिक, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें छात्र के लिए एक शांत शैक्षिक वातावरण उपस्थित करती है, जिसके कारण बालक बरबस शिक्षण अधिगम के प्रति आकृष्ट होने लगता है। इसके अध्ययन से छात्र को मानसिक एवं बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे अब हिंदी में एक साहित्यकार के बारे में समझाना है आपको, या फिर किसी पत्र पत्रिका या समाचार पत्र का उसका आंकलन करके, उसका मूल्यांकन करके आपको सेशनल में हिंदी में तो ये दिए जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपकी फैकल्टी आपको ये समझा देगी सेशनल में कि किसमें क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए में ये चीज़ अधिगम संसाधन में सम्मिलित होती है। और जैसे विज्ञान के नवीनतम प्रत्ययों, अनुसंधान संबंधित संरचनाएं, नवीनतम शिक्षण प्रणालियाँ जैसे पहेलियाँ हिंदी में है ना, खेल एवं विज्ञान के चमत्कार आदि पर आधारित पत्र पत्रिकाओं से शिक्षण एवं छात्र दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जैसे संसाधन के रूप में शिक्षण में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का उपयोग निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत कैसे, जैसे विज्ञान शिक्षण सामाजिक विज्ञान है या और कोई भी विषय है, उस शिक्षण का स्वरूप समय की आवश्यकता और उसकी अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से बदलना पड़ता है। इस दिशा में नवीन शिक्षण में शिक्षा सहायता करने वाली आवश्यक सामग्री से परिचित होने तथा उनका उचित उपयोग सिखाने में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें थर्ड पॉइंट है, नोट कीजिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्ति का अवसर। जैसे सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, विज्ञान है ना, मैथ्स है, जैसे इंग्लिश है, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उन सब के शिक्षण की अनेक पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अध्ययन करने का शिक्षक गण एवं छात्र को स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति। आधुनिक बदलते विज्ञान युग में नवीन आविष्कारों के साथ साथ नवीनतम जानकारी एवं विचार विषय प्रत्यय में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। विज्ञान की नई नई पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं इस दिशा में ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ही मूल्यवान सिद्ध होती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता। सामाजिक विज्ञान जैसे शिक्षण की पत्र पत्रिकाएं हैं, मैगजीन हैं, पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, प्रकरणों का विस्तृत रूप से तथा अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी में है, जैसे शब्दकोश है, डिक्शनरी है इंग्लिश में, ये सब भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। सरल भाषा में रोचक एवं सचित्र साहित्य का अध्ययन करके उनकी विषय के प्रति रुचि बढ़ती है तथा संबंधित तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। जैसे अवकाश, खाली समय में अगर बच्चे बैठे हैं तो उसका समय का सदुपयोग भी हो जाता है। शिक्षक एवं छात्र विज्ञान संबंधित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर न केवल खाली समय का सदुपयोग करते वरन अपने ज्ञान को भी आधुनिकतम नए क्रिएटिविटी है ना उसको बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सामान्य विज्ञान शिक्षण की पत्र पत्रिकाओं से सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उचित प्रेरणा देने और वैज्ञानिक वातावरण बनाने एवं अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में पत्र पत्रिकाओं एवं सहायक सिद्ध होती है। अब है नेक्स्ट आपका हेडिंग है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। आपने लिखित पुस्तक के बारे में अभी समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब आपका समाचार पत्र है। समाचार पत्रों की मानवीय जीवन में अहम भूमिका है। जैसे आपकी अगर हिंदी का सेशनल है, उसमें एक है कि एक समाचार पत्र पर आपको अवलोकन करके उस, जैसे पत्रिका है, भास्कर है ना, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल समझानी है या लिखनी है, तो आपको एक सेशनल वो भी बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको पेडागोजी का स्कूल का जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट, आपके उसके अकॉर्डिंग ये संसाधन इसमें पढ़ाए जा रहे हैं और आपकी फैकल्टी आपको अलग अलग सेशनल आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे देगी। समाचार पत्रों की मानवीय जीवन में अहम भूमिका है। प्राचीन काल में समाचार पत्रों का क्षेत्र संकुचित था तथा मात्र सूचनाओं को प्रदान करना तथा घटनाओं का उल्लेख करना समाचार पत्रों का उद्देश्य था। प्रत्येक समाचार पत्र वर्तमान समय में विविध सामाजिक शैक्षिक पक्षों का उल्लेख अपने समाचार पत्रों में करता है और समाचार पत्रों की भूमिका में वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन भी आया है। समाचारों की शैक्षिक उपयोगिता को निम्न प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट है स्वाध्याय का विकास। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। छात्रों द्वारा नियमित रूप से समाचार पत्र एवं पढ़ने से उनमें साहित्य एवं समाज से संबंधित विषयों को पढ़ने की रुचि भी जागृत विद्यार्थी में होती है। इससे वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी सहज एवं सरल रूप में पढ़ते हैं। शिक्षकों को छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इस कार्य को समाचार पत्रों द्वारा ही संपन्न कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषाई विकास। समाचार पत्रों से क्या होता है, आपको इस शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि उसका भाषाई विकास भी उससे संभव है। समाचार पत्रों को पढ़ने में छात्रों को विशेष रुचि होती है, क्योंकि उनको समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है और समाचार पत्रों में विद्वानों के लिखे हुए लेख तथा उनकी समृद्ध भाषा शैली को पढ़कर छात्रों में भाषाई योग्यता एवं कौशलों का विकास होता है। छात्रों के शब्द भंडार में नवीन साहित्यिक शब्दों में वृद्धि होती है। जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे जो नहीं समझ में आते हैं, परंतु समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उनमें विकसित हो जाती है। इन शब्दों का प्रयोग करके छात्र अपनी लेखन शैली एवं वाचन शैली को बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है आपका गणितीय ज्ञान का विकास। जैसे अपने हिंदी का भाषाई साहित्य का विकास है, स्वाध्याय का विकास है। नेक्स्ट है गणितीय ज्ञान का विकास। गणितीय समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में गणितीय ज्ञान का विकास भी होता है। वर्तमान समय में समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की वर्ग पहेलियाँ हल करने के लिए पुरस्कार की घोषणा की जाती है। कुछ समाचार पत्रों में सामान्य रूप से वर्ग पहेलियाँ हल करने के लिए प्रस्तुत की जाती है और इसमें पुरस्कार का प्रावधान नहीं होता है। इस प्रकार गणितीय ज्ञान के विकास में समाचार पत्रों का भी प्रयोग प्रमुख रूप से योगदान देता रहा है। नेक्स्ट आपका है नैतिक विकास। नैतिक विकास के मार्ग में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर छात्रों में नैतिक विकास की भावना जागृत होती है। जैसे किसी रिक्शे वाले को नोटों से भरा बैग मिला तथा वह उसको पुलिस थाने में जाकर जमा करवा देता है ईमानदारी के साथ में, तो उसके स्वामी तक पहुंचा देता है। इस प्रकार की घटनाएं बालकों के मन में ईमानदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है तथा बालक अपने जीवन में भी ईमानदारी से कार्य करता है। तो मतलब इस प्रकार समाचार पत्र बालकों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को भी संपन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सामाजिक विकास। किसके द्वारा? समाचार पत्रों के द्वारा, है ना। समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में प्रेम, सहयोग एवं परोपकार जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। समाचार पत्रों में धर्म क्षेत्र एवं प्रेरक प्रसंग शीर्षकों के अंतर्गत ऐसी कहानियाँ एवं लघु कथाएँ का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय ज्ञान। जैसे आपके सामाजिक में है, पॉलिटिकल साइंस में है
है ना। ज्योग्राफी में इन सब में क्या है, समाचार पत्रों में समसामयिक घटनाओं के शीर्षक के अंतर्गत अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लेख निकलते हैं। इन लेखों में पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन होता है जिनसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध कार्रवाई करने के समाचार भी समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामान्य ज्ञान का विकास। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में सामान्य ज्ञान का विकास संभव होता है, क्योंकि समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं प्रकाशित होती रहती है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, अमेरिका की मुद्रा, विश्व बैंक के संबंध में सूचना एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष का नाम आदि। तो इन सभी के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है अध्ययन से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका पठन क्षमता का विकास। समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में पठन क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बालक अधिक समय तक समाचार पत्रों को पढ़ना चाहते हैं। उनमें उनकी रुचि संबंधित समाचार भी सम्मिलित होते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया से संबंधित समाचार, है ना, खेल से संबंधित समाचार ले लो, बालकों के लिए प्रेरक कहानियाँ ले लो आदि इसमें सम्मिलित है। अब नेक्स्ट आपका है विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश। विश्व ज्ञान कोश शब्द 3 शब्दों का संयुक्त रूप है, विश्व ज्ञान एवं कोश। इस आधार पर शाब्दिक अर्थ में विश्व ज्ञान कोश से आशय वैश्विक ज्ञान का भंडार, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ संपूर्ण विश्व से संबंधित ज्ञान एकत्रित हो। विगत अनेक वर्षों से विश्व ज्ञान कोश के रूप में विभिन्न पुस्तकें देखने को मिलती है, परंतु ये पुस्तकें संपूर्ण विश्व के ज्ञान को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। वर्तमान आधुनिक समय में विश्व ज्ञान कोश का स्वरूप भी तकनीकी से प्रभावित है। अब विश्व ज्ञान कोश की पुस्तकों को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। विकिपीडिया एक आधुनिक विश्व ज्ञान कोश है जो कंप्यूटर पर उपलब्ध है। इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय विविधता एवं विषय वस्तु का उपयोग। शिक्षा का संबंध केवल विद्यालय की सीमाओं के भीतर तक ही सीमित नहीं है। विद्यालय में छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान किया जाता है, परंतु छात्रों को यथार्थ समस्याओं का ज्ञान कराने के लिए हमको उन्हें विद्यालय से बाहर निकालना होगा। इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय या नगर के निकट के स्थानीय स्रोतों तथा स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व। जो संसाधन है ये स्थानीय, जो उनका महत्व शैक्षिक मूल्य होता है। किसी भी विषय के शिक्षण में स्थानीय स्रोतों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। वास्तव में अनेक ऐसे तथ्य तथा बातें हैं जिन्हें कक्षा में भाषण या व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों तक सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता है। माइकलेस के शब्दों में समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की एक प्रयोगशाला है, जैसे समुदाय संसाधन। पहले अपन ने देखा था इसमें 4 पॉइंट आते हैं, आज अपन 2 पढ़ेंगे, पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग और नेक्स्ट आपका चल रहा है भी समुदाय संसाधन। तो क्षेत्रीय विविधता एवं विषय वस्तु का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। समुदाय में बालक भूगोल, इतिहास, यातायात और संदेशवाहक, शासन तथा जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में घोषणाएं विकसित करता है। इस प्रकार स्थानीय स्रोतों का उचित ढंग से प्रयोग करने के लिए पर्यटन विशेष रूप से सहारा लिया जा सकता है। पहले केवल पुस्तकीय शिक्षा ही प्रदान की जाती थी, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग ने इस विचारधारा में परिवर्तन ला दिया है।
पेस्टोलॉजी रूसो एवं एमिल नाम के बालक को भ्रमण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना उचित समझते थे। रूसो का मानना था कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रकृति निरीक्षण या भ्रमण करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कई उत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। यह सत्य है कि बालक को घर में अथवा विद्यालय में पुस्तकों तथा व्याख्याओं द्वारा इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती जितने कि उसे भ्रमण द्वारा प्रदान की जा सकती है। कक्षा में बालकों को अनेक विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है जिनको मूल रूप से देखे बिना लेते तब तक उनके विचार पुष्ट नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल रूप से छात्र छात्राएं अगर भ्रमण के माध्यम से उन चीज़ों को सीख लेते हैं तो उनको सारी चीज़ें बताने में और उसको अभिव्यक्त रिप्रेजेंट करने में बहुत सुविधा मिलती है और वो लॉन्ग लाइफ तक कभी भी वो मतलब उसको भूल नहीं सकते। समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, भौतिक विज्ञान अध्यापक समुदाय में उपलब्ध निम्न शैक्षिक संसाधनों का द्वारा अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं लाभप्रद बना सकता है। फर्स्ट है जैसे ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान में क्या रहेगा आपका? यदि कोई ऐतिहासिक भवन हो तो उस छात्रों को अवश्य दिखाना चाहिए आसपास में। इससे बालक सीखने में अधिक रुचि लेंगे, सूक्ष्म बातों को सरलता से वो सीख सकेंगे और स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थानों को भी दिखाने के लिए भ्रमण या शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासकीय संस्थाएं। प्रशासकीय संस्थाओं के अंतर्गत वे संस्थाएं एवं विभाग आते हैं जिनके द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला न्यायालय, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आदि। इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की प्रायोगिक जानकारी के लिए छात्रों को वहाँ पर ले जाया भी जा सकता है। अतः छात्र निरीक्षण एवं अवलोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आप वही निकालते हैं और आप लेसन देने के लिए विद्यालयों में जाते हैं तो अलग अलग संस्थाएं वहाँ काम कर रही होती है, अलग अलग मीटिंगें होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी बच्चों को कराई जाती है, तो उनको ऑब्जर्वेशन करके और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थानीय भौगोलिक वातावरण। समाज वहाँ के भौगोलिक वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को विद्यालय की स्थिति का भौगोलिक परिवेश, उस परिवेश में लोगों का स्वास्थ्य, भौगोलिक परिवेश का जनजीवन के लिए रहन सहन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें जैसे आपको बताया जाए कि आपको किसी एक सेक्शनल दिया है, मान लो कि है ना किसी विद्यालय में आपकी कक्षा में जो छात्र नहीं पढ़ पाता है या वो आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, उसका एक विद्यालय में एक ऐसे विद्यालय मतलब छात्र का सर्वे करना है। आपको उसके बारे में सारी डिटेल बतानी है और सारा उसमें मैटर आपको लिखना है। तो आप उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उसका फ़ोटो, उसकी एज है ना, उसके माता पिता का नाम, उसके भाई बहन, कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, कैसे वो पढ़ता है, वो क्लास में क्या कर पाता है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या किसी बात को टीचर की बात को नहीं समझ पा रहा है, तो इन सब चीज़ों का सर्वे करने पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन, जैसे स्थानीय नदियाँ हैं, झीलों हैं, पर्वतों हैं तथा प्राकृतिक संपदा आदि के विषय में जानकारी करने के लिए शैक्षिक यात्राएं आयोजित की जाती है। प्रायः छात्र कक्षा में पेड़ पौधे के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें निरस्ता होती है, परंतु जैसे आप उनको ये बता दोगे कि है ना तुलसी का पत्ता है, किसी फूल के पत्ते हैं या किस किस के पत्ते कैसे हैं, तो उसका कलेक्शन आपको करना है। सिक्कों का कलेक्शन मैंने आपको कल भी बताया था, ये चीज़ उनका कलेक्शन करना है। किस तरीके से वो छात्र छात्राएँ सारा अपना करेंगे तो आप उसमें पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राय छात्र कक्षा में पेड़ पौधे का चित्र देखकर तो उसका लगेगा निरस्ता होगी, पर आप जो उनको कलेक्शन करने के लिए बोलोगे तो उनके शिक्षण में सरलता आ जाती है और वास्तविक ज्ञान छात्रों तक सरलता से पहुंच भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्वजनिक शिक्षा संस्था है। जैसे सार्वजनिक शिक्षा संस्था में कौन सा होता है?
आपके पोस्ट ऑफिस आते हैं, इसमें अस्पताल है, बैंक है, टेलीग्राफ है, ऑफिस है, जल एवं विद्युत विभाग है और रेड क्रॉस सोसाइटी है आदि संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को कराया जा सकता है और उनको विजिट कराई जाती है। जैसे डेली की विजिट करवाई है बच्चों को अगर, तो उन चीज़ों को देख कर भी वो सारी शिक्षण संस्थाएँ हैं वो देख कर किस तरीके से आप वो करेंगे आपको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है संग्रहालय। संग्रहालय को पुराने एवं नए संसार को जोड़ने वाली कड़ी कहा जा सकता है। संग्रहालय में अतीत एवं वर्तमान की प्रत्यक्ष झलक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है चिड़ियाघर। विद्यालय के आसपास के समुदाय में स्थित चिड़ियाघर है। जू में छात्रों को अवश्य ले जाना चाहिए। इससे बालक द्वारा जीव जंतु तथा पशु पक्षी आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र। समुदाय का अपना कोई विशेष स्थानीय उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है। शिक्षा द्वारा छात्रों को स्थानीयकरण का व्यवहारिक ज्ञान कराने की चेष्टा करनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट इसका सामाजिक संस्थाएं। वे संस्थाएं सामाजिक ढांचे के निर्माण में सहायक होती है। छात्रों को इन संस्थाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए समुदाय में ले जाना चाहिए। वहाँ पर सामुदायिक केंद्रों में प्रचलित पद्धतियों के विषय में सरलता से छात्रों को एवं परंपराएं ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। स्थानीय संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं? भौगोलिक स्थितियाँ, सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति भी इसमें सम्मिलित होती है। इनमें जैसे सड़कें, पहाड़ियाँ, फैक्ट्री, मिलें, ऐतिहासिक खंडर और आदि आते हैं। संस्कृति में रीति रिवाज, विचार विश्वास और परंपराएं, दृष्टिकोण तथा नियम आदि को स्थान प्रदान किया जाता है। सामुदायिक साधनों के संबंध में मुफात ने कहा है कि प्रत्येक समुदाय अपने साधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमको इसके अजायब घरों, पुस्तकालयों, आर्ट गैलरियों और तीर्थ स्थानों, यातायात के केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योगों और कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थलों आदि को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की विधियाँ कौन सी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे साक्षात्कार है ना, सर्वेक्षण, क्षेत्रीय भ्रमण, लघु भ्रमण, सामान्य क्षेत्र भ्रमण, वृत्त भ्रमण मतलब बड़े बड़े टूर पे जाना है, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। समाज सेवा कार्य। साक्षात्कार में क्या होगा? छात्र समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों से साक्षात्कार करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संकलित कर सकते हैं। समुदाय के बहुत से व्यक्ति उनको प्रकाशित साहित्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदान करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। सर्वेक्षण, जैसे अभी मैंने बताया कि एक छात्र का सर्वे करके उसको छात्र समुदाय के विषय में महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय भ्रमण, जैसे बताया कि अपने आसपास के क्षेत्रों के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके छात्रों को वातावरण की वास्तविक स्थितियों से अवगत करा सकते हैं। लघु भ्रमण, जैसे छोटा कोई विजिट करवाने ले जाना है या सामान्य क्षेत्र के भ्रमण है या बहुत बड़े टूर पे जाना है या समुदाय की भलाई के लिए छात्रों को अनेक प्रकार की समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विद्यालयों में समाज सेवा जुलूसों में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों को सहायता करें। गांव की सफाई एवं जन स्वास्थ्य के संबंध में ये संघ उनकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। समुदाय को छात्रों के निकट लाना उनका क्या उद्देश्य है। जैसे मुफात ने लिखा है, माध्यमिक विद्यालय एक प्रमुख सामाजिक साधन है और वह समुदाय के भविष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। सुविज्ञ एवं क्रियाशील जनता विद्यालय तथा समुदाय दोनों की आवश्यकता एवं समस्याओं को हल करने में सहायता दे सकती है। समुदाय को छात्रों के निकट लाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा व्यावसायिक आदि में कार्य करने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यालय के शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बुलाएं और विद्यालय में उनकी भाषण कराएं।
विभिन्न सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश डालकर छात्रों को समुदाय के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक संघ के द्वारा। जैसे इसके बारे में मुफाद ने लिखा है कि अभिभावक शिक्षक संघ अभिभावकों, शिक्षकों तथा छात्रों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन करता है। ऐसी बैठकों में शिक्षक तथा अभिभावक आपसी मामलों पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। फिल्मों का प्रदर्शन करना, छात्रों के माता पिता को शिक्षण कार्य में उनमें मामलों में संबंधित हो, उनके प्रतिपादन के समय अभिभावक को विद्यालय में बुलाया जाए और फिल्मों के द्वारा समुदायों को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विभिन्न क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्तियों को फिल्मों के माध्यम से समुदाय के संबंध में उपयोगी ज्ञान प्रदान भी किया जा सकता है। मेलों और उत्सवों आदि का आयोजन कराया जाना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं का आयोजन, जैसे मेलों, उत्सवों तथा त्योहारों का आयोजन करके समुदाय को विद्यालय के निकट भी लाया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्वयं का शासन। किसी स्थान का शासन वहीं के रहने वाले लोग स्वयं करते हैं। इस प्रकार के संबंध को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन में प्रायः जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वे शासन प्रबंध को चलाते हैं। अतः स्थानीय लोग ही अपने स्थान का शासन सुचारू रूप से चला सकते हैं। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं नगरीय, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, ग्रामीण में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जनपद पंचायत भी इसमें शामिल की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, इसमें नगर पालिका में है जिला पंचायत। जिला पंचायत में पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, अन्य विभाग। और नगर पालिका में निर्वाचन, सदस्यों की योग्यता, पदाधिकारी, समितियां और नगर पालिका के बहुत सारे जो कार्य होते हैं, ऐच्छिक कार्य हैं, अनिवार्य कार्य हैं, इसमें आय के साधन हैं, वो सब भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका नगर महापालिका या नगर निगम। इसमें नगर प्रमुख, उपनगर, मुख्य नगर, नगर निगम की समितियां, उसके क्या कार्य होते हैं, वो सब आपको आपकी फैकल्टी, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चलते हैं। नगर निगम के आय के स्रोत क्या है, राज्य सरकार का नियंत्रण। फिर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अधिकारी, उनका कार्यकाल क्या है, निर्वाचन क्या है, वो सब है। आपके हिंदी में अगर देखा जाए तो उसमें साहित्यकार को ले लीजिए, तो साहित्यकार में भी जैसे कबीर के दोहे हैं। कबीर ने किस मतलब उनकी जो कृतित्व थे, उनकी जो क्रियाकलाप थे, उनका पक्ष, भाव पक्ष, शैली पक्ष, सारा और कला पक्ष किस तरीके से था उसके बारे में आपको समझाया जा सकता है और सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। उसी तरह आपके गणित के हिसाब से है, विज्ञान के हिसाब से, तो सारे सब्जेक्ट में इनमें इनको सम्मिलित ऐच्छिक कार्य है, न्याय पंचायत है, जनपद पंचायत है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सम्मिलित भी की जा सकती है। फिर इसमें सामाजिक जनपद पंचायत और न्याय पंचायत, ये सब भी इसमें शामिल की जा सकती है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें आता है, आपने इसमें 2 पॉइंट जो पढ़ चुके हैं। पहला आपका है पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग और दूसरा आपका है समुदाय संसाधन। फिर आपका इसमें आता है समुदाय प्रयोगशाला और संग्रहालय, वो आपका किस तरह से इसमें सम्मिलित होता है। जैसे आपका अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में है तो प्रदर्शनी लगी जाती है आपकी, है ना। उसके बाद में देखो तो आप फर्स्ट ईयर में आपने एग्जीबिशन भी लगी थी, SPWCV भी अटेंड किए थे, तो ये सब भी आपके उसमें सम्मिलित होते हैं। भ्रमण या पर्यटन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और मुद्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी भी सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में आयोजित की जा सकती है। और पाठ्येतर क्रिया होने के कारण छात्रों के समूहों
की समितियां बनाई जाती है। प्रदर्शनी आयोजक समिति के अंतर्गत अनेक उप समितियाँ हो सकती है जिनमें छात्र 5 से 10 छात्र सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे 14 नवंबर ये बाल दिवस भी है, आपको पता होगा कि विद्यालयों में है ना स्टॉल लगाते हैं बच्चे, किस तरीके से उन चीज़ों को सीखते हैं करते हैं। विद्यालय दिवस अन्य किसी ऐसे ही अवसर पर भूगोल संघ के सदस्यों के द्वारा अथवा सामाजिक विज्ञान विषय के छात्रों की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन भी भौगोलिक भ्रमण, नमूना, भौगोलिक सामग्रियाँ और अभियान के पश्चात भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसमें आपका आता है संग्रहालय। संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं, नमूनों आदि की सहायता से न केवल शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, परंतु साथ ही बालक के सीखने की गति भी तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि संग्रहालय की स्थापना करने की संकल्पना संबंधी विचारधारा बलवती होती जा रही है और विषय के अध्यापन हेतु सामाजिक विज्ञान के कक्ष एवं संग्रहालय दोनों को ही आवश्यकता पूर्ति होना आवश्यक माना जाता है। उनमें सामग्री एकत्रित करने के साधन, स्थानीय परिवेश के उपलब्ध वस्तुओं को छात्रों द्वारा एकत्रित कराया जा सकता है। भौगोलिक भ्रमण के समय में भी सामाजिक विज्ञान शिक्षक वांछित सामग्री एकत्रित करा सकता है। संग्रहालय की स्थापना करना, विविध प्रकार की वांछित वस्तुओं को के प्रकार एकत्रित करने का प्रयास करना और संग्रहालय की उचित देखभाल करना। फिर है आपका क्षेत्रीय भ्रमण, जैसे संग्रहालय या शिक्षण में उपयोग करना, वस्तुओं की सफाई करना, उसकी व्यवस्था करना और विकास में संग्रहालय के विकास में अपने प्रधान अध्यापक, साथी अध्यापक और अधिकारियों को सहयोग भी प्राप्त करना इसमें सम्मिलित हो सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण में आपका शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। क्षेत्रीय भ्रमण के अंतर्गत केवल शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए भ्रमण को ही लेते हैं, मनोरंजन के लिए किए गए भ्रमणों को नहीं लेते हैं। जैसे क्षेत्रीय भ्रमण से आशय उन सभी यात्राओं से हो सकता है जिनमें करने से पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसे सरस्वती भ्रमण, भौगोलिक यात्राएं और छात्र यात्राएं आदि नामों से भी जाना जा सकता है। जैसे एक दिन का भ्रमण करवाना है या अल्पकालीन है और दीर्घकालिक है, तो ये सारे भ्रमण इसमें सम्मिलित होते हैं। इन भ्रमण का महत्व क्या है ये आपको पता है। इनसे विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। बालक कक्षा में पढ़कर सीखने के स्थान पर प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिक तीव्रता से सीखता है तथा वह ज्ञान भी स्थायी होता है। वो उस ज्ञान को कभी भी भूल नहीं पाता है। उसे भौगोलिक वातावरण एवं सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है जिससे वे अधिक सीखते हैं। फिर है क्षेत्रीय पर्यटन की योजना बनाना। पर्यटन हेतु स्थान का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण कर बालकों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। बालकों के माता पिता, शाला प्रशासन एवं प्रबंधन को विश्वास में लेना चाहिए। यात्रा संबंधी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों के समूह बनाकर समूह मास्टर का चयन कर देना चाहिए। पर्यटन के समय करणीय कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दे देनी चाहिए। अच्छा तो यह रहता है कि प्रत्येक छात्र शिविर के समय करणीय कार्यों को अपनी एक नोटबुक में लिख ले, उससे भी इजी गोइंग रहता है और कभी भी कितने ही साल के बाद वो उस चीज़ को उठाकर अगर देखेगा तो भी वह भूल नहीं पाता है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा कम समय में अधिक सीखना बहुत ही सरल है तथा उपयोगी भी है और इसमें बालक भी निरस्ता का अनुभव नहीं करता है। नेक्स्ट इसका है विज्ञान क्लब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की जा सकती है।
अब आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट, शिक्षण और अधिगम संसाधन में आपने फर्स्ट पॉइंट पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग में डिटेल पढ़ी। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा समुदाय संसाधन। आगे की वीडियो में मैं आपको दूसरी पॉइंट समझाऊंगी। और जब भी आपकी कॉमन क्लास चल रही है, आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको सेशनल देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे कॉमन क्लास है वो आपके हर सब्जेक्ट में लागू होती है। आपको वो सेशनल बनाकर महाविद्यालय में जिस समय उपस्थित होंगे आपको साथ में लेकर आना है, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।